करेंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख जो समसामयिक घटनाएं हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले फैक्ट के साथ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र के बारे में, जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है नीति, उसके बारे में। तो यह नीति जो है 2024 की है और इसको मंजूरी मिली है 6 मई 2025 को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 है और इसको मंजूरी कब मिली है? 6 मई 2025 को। और किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा 6 मई 2025 को उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 को मंजूरी मिली है। इसके प्रमुख बातों की अगर बात करें तो इस नीति का नाम है उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024। इसका उद्देश्य है आईटी मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वित्त, मानव संसाधन एवं ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। और इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा कि राज्य की आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। तो इस नीति से टायर 1, टायर 2 और टायर 3 के शहरों को संतुलित विकास किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आय असमानता को कम करने में मदद मिलेगी। तो जो इनइक्वालिटी है रूरल और अर्बन एरिया की उत्तर प्रदेश में, उसको भी कम करने में सहायता मिलेगी। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024 के द्वारा। अब हम बात करेंगे यूपी एग्रीज परियोजना। तो यूपी एग्रीज परियोजना क्या है? तो देखिए, इसका लक्ष्य है पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जो 28 जिले हैं, ठीक है, उनमें कृषि में क्रांति लाना। तो जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें रिवॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए यह योजना लाई गई है, जिसका नाम है यूपी एग्रीज परियोजना। ठीक है, और क्षेत्र कौन से निर्धारित किए गए हैं? पूर्वांचल और बुंदेलखंड। पूर्वांचल के 21 जिले हैं और बुंदेलखंड के 7 जिले हैं। तो टोटल 28 जिलों को जो है वो टारगेट किया गया है, जहां पे हम कृषि जो गतिविधियां हैं उसको हम बूस्ट करेंगे। इसमें 10 लाख किसान, जिनमें 30% महिलाएं भी शामिल होंगी। तो देखिए, इसमें जो है महिलाओं पे विशेष फोकस दिया गया है। तो इस परियोजना के तहत 10 लाख किसानों में 30%, एटलीस्ट 30% जो है वो महिलाएं होंगी। ठीक है, परियोजना की लागत है 4000 करोड़ रुपए का। ठीक, तो ये अमाउंट भी याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में अमाउंट भी पूछा जाता है। तो यह प्रोजेक्ट जो है वो 4000 करोड़ रुपए का है। और जो विदेशी संस्था इसमें योगदान दे रही है वो है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का भी नाम याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि किससे स्पॉन्सर्ड है ये, तो वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक इसमें 2737 करोड़ का योगदान दे रहा है। और कितने वर्षों के लिए है ये योजना? 6 वर्षों की अवधि के लिए। अगर हम लोग स्टेट के कंट्रीब्यूशन की बात करें, राज्य सरकार कितना इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, तो वो है 1166 करोड़। महिला उत्पादक जो समूह है, इसमें 10,000 महिला समूहों को भी जोड़ा जाएगा। और इसमें विदेश प्रशिक्षण ध्यान दीजिए, फॉरेन में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है इसके तहत, जिसमें 500 किसानों को विदेश भेजकर, ठीक, फॉरेन में भेजकर, विदेशों में भेजकर उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बहुत ही जो है एक अच्छी योजना है उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। और उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए स्पेशली पूर्वांचल और बुंदेलखंड। ठीक है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जो 28 जिले हैं उनके लिए है। अगला कार्यक्रम है AI प्रज्ञा कार्यक्रम। ये भी काफी हाईलाइट रहा। तो AI प्रज्ञा कार्यक्रम है क्या? तो देखिए, इस प्रोग्राम का लक्ष्य है 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित करना, ट्रेन करना। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा में इनको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जब प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा तो इनको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो युवाओं को प्रशिक्षण देकर एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। अगला, अब हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो हाल फिलहाल में जीआई टैग मिले हैं जिन जिन उत्पादों को, उनके बारे में। ठीक, तो जीआई टैग से भी प्रश्न जो है हाल फिलहाल में
बहुत पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बागपत जिले की। तो बागपत जिले में जो कृषि उपकरण हैं और उसकी जो सहायक सामग्री है उसके लिए जीआई टैग मिला है। होजरी उत्पाद, सहारनपुर को होजरी उत्पाद के लिए मिला है। गाजियाबाद में जो धातु उत्पाद और वस्त्र परिधान है उसको जीआई टैग मिला है। अमरोहा का धातु और लकड़ी हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग मिला है। आगरा का जो पेठा उद्योग है और सभी प्रकार के जो फुटवियर है, ठीक है, जूते चप्पल है, उनके लिए जो है जीआई टैग मिला है। ठीक, हमीरपुर का जो धातु उत्पाद है उसको भी जीआई टैग मिला है। बरेली में लकड़ी उत्पाद के लिए जीआई टैग मिला है। एटा का नाम याद रखिए, चिकोरी उत्पाद के लिए, क्या, चिकोरी उत्पाद के लिए जो है एटा का जो चिकोरी उत्पाद है उसको जो जीआई टैग से नवाजा गया है। प्रतापगढ़ में फूड प्रोसेसिंग, ठीक, जो खाद्य प्रसंस्करण है उसके लिए जो है जीआई टैग मिला है। अब हम लोग बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए जो है इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। क्यों? इसको पढ़ने के बाद ही जो है पता चल जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना की बात की जा रही है। ठीक है, तो पहले तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कितने सीड पार्कों की स्थापना की बात की जा रही है। तो देखिए, 5 सीड पार्क बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, और यह बात कब की गई है? 15 मई 2025 को। तो जो यूपी कैबिनेट है उसके द्वारा 5 अत्याधुनिक सीड पार्क, जिसको 20 पार्क भी बोलते हैं हिंदी में, स्थापित करने की प्रस्तावना को मंजूरी दी गई है। जो पहला सीड पार्क होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा। ठीक है, तो लखनऊ में कहाँ? अटारी क्षेत्र में। ठीक है, और यह कितने एरिया में फैला होगा? तो 130.63 एकड़ भूमि में फैला होगा और इसकी लागत है 266.70 करोड़ रुपए। और इसका नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है कि जो लखनऊ में सीड पार्क बन रहा है वह किसके नाम पर रखा गया है? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पे। जो बाकी के जो 4 सीड पार्क हैं वह पश्चिमी जोन, तराई जोन, पूर्वी जोन और बुंदेलखंड जोन में बनेंगे। ठीक है, और यह जो है क्यों निर्धारित किया गया है? तो राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया जाएगा। ठीक, जो क्लाइमेटिक जोन है, पश्चिमी जोन, तराई जोन, पूर्वी जोन और बुंदेलखंड जोन, इनमें बाकी के 4 को स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, नए निजी औद्योगिक पार्कों की मंजूरी मिली है। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल पार्क है, कैसे इंडस्ट्रियल पार्क? प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, यह मंजूरी मिली है नवंबर 2024 को। ठीक है, और कहाँ बनने जा रहे हैं? सहारनपुर और मुरादाबाद। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और मुरादाबाद जिले में नए निजी औद्योगिक पार्कों की मंजूरी मिली है। तो 2 निजी औद्योगिक पार्कों को MSME, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, इनके द्वारा जो मंजूरी मिली है और यह मंजूरी प्लेज योजना के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, तो आप MSME और प्लेज दोनों का नाम याद रखिएगा। जो MSME विभाग है उसके द्वारा और प्लेज योजना के अंतर्गत इसको जो है मंजूरी मिली है। इस योजना के अंतर्गत प्रति एकड़, ठीक है, प्रति एकड़ 50 लाख, ये ध्यान रखना है, 50 लाख का ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और नए रोजगार सृजित करना। तो यहाँ पे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा और नए नए जो इंडस्ट्री जो डेवलप किए जा सके उसके लिए जो ये इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें MSME और प्लेज, इनका नाम याद रखना है और पर एकड़ जो पैसा दिया जा रहा है वो है 50 लाख रुपए, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज में। ठीक, तो ये जो कार्यक्रम जो है 3 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया था, कहाँ पे? श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज में। तो आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि श्रृंगवेरपुर धाम कहाँ पे है? तो ध्यान रखिएगा, प्रयागराज में। तो इस कार्यक्रम में हुआ क्या था? तो देखिए, भगवान निषाद राज गुहा के जन्म उत्सव पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा संबोधन एवं विकास योजनाओं का शुभारंभ किया गया
और इस अवसर पे मतलब अवसर क्या था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रिय सखा मतलब प्रिय मित्र भगवान निषाद राज गुहा के जन्मोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। ठीक, इसमें कुल 579 करोड़ रुपए की 181 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिए 579 करोड़ रुपए की 181 परियोजनाओं का जो है लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। अब निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो है इस योजना का भी नाम याद रखिए, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना। तो इसमें 1100 नाविकों को 3.2 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की गई। ठीक, तो इसमें 1100 नाविकों को 3.2 करोड़ रुपए की जो है सब्सिडी भी दी गई। और मत्स्य संपदा योजना के तहत 1400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ रुपए का ऋण भी प्रदान किया गया। तो इसमें जो है मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत सारा पैसा जो है आवंटित किया गया और अलग अलग योजनाओं के लिए। ठीक, तो ये जो अमाउंट है उनको याद रखना है आपको, क्योंकि ये अमाउंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला, ये फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य जो समझौता हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर ये जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो यह MOU साइन किया गया 11 मार्च 2025 को। कहाँ पे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो ये जो जगह है वाराणसी, उत्तर प्रदेश, इस जगह का नाम याद रखिए। तो इसमें संबंधित पक्ष क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड NHLML और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों मिल के जो है MOU साइन किए हैं। और इसका उद्देश्य है वाराणसी में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करना। ठीक है, इस पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस पार्क का क्षेत्रफल होगा 150 एकड़ एरिया। ठीक है, अब अगर हम लोग जो है रोड कनेक्टिविटी की बात करें इस पार्क की, तो देखिए पार्क को 650 मीटर, मात्र 650 मीटर लंबी एक्सेस रोड के माध्यम से NH7 से जोड़ा जाएगा। तो यहां से प्रश्न यह आ सकता है कि यह जो पार्क है वह किस नेशनल हाईवे के साथ जुड़ेगा, तो NH7 का नाम याद रखिएगा। तो यह पार्क NH7 और NH2 जंक्शन से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। तो अगर इसके नियर बाई, इस पार्क के नियर बाई नेशनल हाईवे की बात किया जाए, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात किया जाए, तो NH7 और NH2 आपको बताना है, क्योंकि इनकी डिस्टेंस जो है पार्क से मात्र 1.5 किलोमीटर की है। अगला फैक्ट जो है वो रंगोत्सव 2025 से। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह आरंभ किया गया था 7 मार्च 2025 को। ठीक, समापन कब हुआ? 22 मार्च 2025 को। लगभग 15 दिन का ये प्रोग्राम था और यह बरसाना मथुरा में आयोजित था। ठीक है, तो रंगोत्सव कहाँ मनाया गया? बरसाना मथुरा में 7 मार्च से 22 मार्च तक। ठीक है, इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया। और आयोजनकर्ता कौन था, मतलब इस प्रोग्राम को आयोजित किसने किया था, तो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद। फिर से देखिए, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद। यह उत्सव ब्रज की होली परंपरा और रंगों के सांस्कृतिक उत्सव को दर्शाता है। तो होली के टाइम पे ये जो है इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है रंगोत्सव। और इस वर्ष 7 मार्च 2025 से लेकर 22 मार्च 2025 तक चला और इस प्रोग्राम को उद्घाटित किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। अगला कार्यक्रम है काशी तमिल समागम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.0। ठीक है,
तो ये तीसरा था। तो काशी तमिल ये समागम है, ठीक है। ये इसका आयोजन जो है 15 से लेके 24 फरवरी के बीच में किया गया था। कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक। जगह तो आप वैसे भी पकड़ लेंगे। अब इसका आयोजन किसने किया था? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस पॉइंट को एकदम दिमाग में रखिएगा। भारत सरकार की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया था। अब यहाँ पे जो पार्टनरशिप थी वह उत्तर प्रदेश सरकार की थी, ठीक है। लेकिन मेन आयोजनकर्ता कौन है? शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। तो उत्तर प्रदेश सरकार एवं विभिन्न अन्य जो मंत्रालय जो इसके सहयोगी में थे। मुख्य विषय क्या था? तो महर्षि अगस्त्य पर आधारित था, ठीक है। तो इस ऋषि का भी नाम याद रखिएगा। तो महर्षि अगस्त्य पर यह कार्यक्रम आयोजित था। प्रमुख कार्यान्वयन जो एजेंसियां थी, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बीएचयू, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास और आईआईटी बीएचयू ने जो है इसमें प्रमुख जो एजेंसियां थी। इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है। तो काशी और तमिलनाडु की सांस्कृतिक, शैक्षिक और आध्यात्मिक एकता को प्रोत्साहन देना। तो देखो यहां पे बात किया जा रही है काशी और तमिलनाडु, ठीक। ध्यान रखिएगा, काशी और तमिलनाडु की बात की जा रही है। तो ये जो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास वो तमिलनाडु की हो गई। आईआईटी बीएचयू वाराणसी काशी का हो गया। तो ये जो है टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक। और ये काशी और तमिलनाडु की सांस्कृतिक और शैक्षिक और आध्यात्मिक एकता को प्रोत्साहित करने में सहयोग करेंगे। अब हम बात करेंगे भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र के बारे में, ठीक है। तो इसका आयोजन कब होता है? 8 से 10 फरवरी 2025 को इसका आयोजन होता है। तो ये डेट याद रखिएगा। क्या है ये? भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का कौन सा संस्करण? 32वां संस्करण। आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025। स्थान क्या होता है? भारतीय विरासत संस्थान नोएडा। ध्यान रखिएगा, या कहाँ पे? भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पे? नोएडा। इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, क्योंकि एग्जाम में इंस्टीट्यूट जो है वो भी पूछे जाते हैं कि वह संस्थान कहाँ पे है, ठीक। तो भारतीय विरासत संस्थान आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा नोएडा। यह 32वां सत्र था। और भारतीय कला इतिहास ये तो हम लोग कर चुके हैं बात, ठीक है। ये 32वां है। भारतीय विरासत संस्थान नोएडा जो है एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, ठीक। और यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भारत की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत भारतीय विरासत संस्थान आता है, जो कि नोएडा में है। तो इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिए नोएडा में है। अब इसके मुख्य विषय की बात करें तो यह आधारित था कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। फिर से देखिए, कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। महाकाव्य, महाकाव्य परंपरा का भारतीय कलाओं और संस्कृति में महत्व पर केंद्रित था। तो जो इंडियन आर्ट्स हैं एंड कल्चर हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है महाकाव्यों का, उस पे यह कार्यक्रम फोकस था, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अपने दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। इसका आयोजन 16 से लेकर 18 फरवरी के बीच में हुआ था। कहाँ पे? प्रयागराज, ठीक है। तो यह महाकुंभ 2025 के अंतर्गत ही था। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता, जो बायोडायवर्सिटी है, उसको बढ़ावा देना। महोत्सव का आयोजन महाकुंभ 2025 के दौरान हुआ और यह महोत्सव पक्षी प्रेमियों, पर्यावरणविदों और जैव विविधता के संरक्षण में रुचि रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो जो भी पर्यावरण है, मतलब कि इन्वायरमेंटलिस्ट है और बायोडाइवर्सिटी और जो पक्षी प्रेमी हैं उनके लिए जो है काफी इम्पोर्टेंट यह प्रोग्राम था, यह आयोजन था। नेक्स्ट, बिठूर महोत्सव, ठीक। तो बिठूर से आपके दिमाग में आना चाहिए कि यह जगह कहाँ है। जी हाँ, कानपुर। तो
तो 21 से लेकर 23 मार्च 2025 को बिठूर कानपुर में इसका आयोजन किया गया। इस महोत्सव में प्रत्येक वर्ष बिठूर के ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल पर आयोजित किया जाता है। 2025 में थीम था उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित था। ठीक है, क्या उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर इसकी थीम रखी गई थी और आयोजन का उद्देश्य था सांस्कृतिक एकता और ऐतिहासिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाना। वाराणसी में जो है इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो स्थापित किया गया 23 जनवरी 2025 को। इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो देख लेते हैं। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाराणसी में स्थित उप कार्यालयों को पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय में उन्नत किया है, अपग्रेड किया है और यह IWAI का 6वां क्षेत्रीय कार्यालय होगा। तो अन्य जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो है गुवाहाटी असम, पटना बिहार में, कोच्चि केरल में, भुवनेश्वर उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ठीक है, तो जो 6ठा हो गया वो उत्तर प्रदेश में हो गया। उत्तर प्रदेश में कहाँ? वाराणसी में। गोरखपुर प्राणी उद्यान में नई यूनिट्स क्या है? तो 20 जनवरी 2025 को स्थान था शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। ठीक है, तो इसमें हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया गया। ठीक है, इसमें रेस्क्यू किया गया हाथी गंगा। तो गंगा क्या है? यहाँ पे रेस्क्यू किया गया जो हाथी था, जो बचाव किया गया हाथी था वो उसका नाम गंगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से लाए गए बाघ का नाम केसरी। बहराइच से लाए गए भेड़ियों के जोड़े का नाम, नए जो भेड़िया था वो भैरव और जो नर भेड़िया था वो भैरव और जो मादा भेड़िया थी उसका नाम भैरवी रखा गया था। ठीक है, तो जो गोरखपुर में प्राणी उद्यान जो नई यूनिट है उसमें इन पशुओं को लाया गया है, उनके नाम भी याद रखिएगा। जो बाघ है वो है केसरी, जो हाथी है वो है गंगा, जो भेड़िया है नर भेड़िया है वो है भैरव, जो मादा भेड़िया है उसका नाम है भैरवी। तो अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल में कुछ ज्यादा ही स्पेशल क्वेश्चन बना दिया तो इनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो इनके नाम ध्यान रखिएगा। अगला फैक्ट, ये भी गोरखपुर से है। तो गोरखपुर में नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया गया और यह तिथि थी 12 जनवरी 2025 को। ठीक है, और इसकी लागत है 172 लाख, मतलब कि 1.72 करोड़। तो इसका उद्देश्य गोरखपुर में हरियाली और सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ावा देना। इसका शिलान्यास जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। ठीक है, अब ग्रेटर नोएडा में क्या बना है? NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी, और यह फरवरी 2025 में इसको स्थापित किया गया। इसके उद्घाटनकर्ता थे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी। इसका उद्देश्य है युवाओं को वैश्विक कौशल प्रशिक्षण देना। तो ये जो दो संस्थान है इनका नाम याद रखिएगा। नानाजी देशमुख पार्क ये है गोरखपुर में और NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी ग्रेटर नोएडा में। तो ये हो सकता है कि इन संस्थानों के नाम दिए जाएं एक साइड में और दूसरी तरफ जगह, और आपसे जो है मैचिंग वाला प्रश्न का खेल खेला जा सकता है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 के बारे में। यह जो है 24 से लेकर 26 जनवरी 2025 के बीच में दिया गया। ठीक, स्थान था अवध शिल्प ग्राम लखनऊ। ठीक है, क्या? अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में। और यूपी स्थापना दिवस समारोह के दौरान, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 24 जनवरी को हर साल हम लोग उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं और उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की शुरुआत 2018 से की गई है। ठीक, तो इसमें जो है 6 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया। वह 6 व्यक्ति कौन कौन है और कहां कहां से हैं ये देख लेते हैं। तो कृष्णकांत शुक्ल ये हैं बनारस से, हिमांशु गुप्ता ये हैं वृंदावन मथुरा से, मनीष वर्मा ये हैं कानपुर से, कृष्ण
कृष्णा यादव ये हैं बुलंदशहर से। कर्नल सुभाष देशवाल ये हैं बुलंदशहर से। और डॉक्टर जय सिंह ये हैं बहराइच से। तो ये जो 6 शख्सियत हैं जिनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 से नवाजा गया है, उनके नाम और वह कहां से हैं ये भी याद रखना है। और इस प्रोग्राम का जो आयोजन किया गया था लखनऊ में अवध शिल्प ग्राम में। अगला, एरोस्पेस एवं रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024। तो देखिए अब एग्जाम में जो है जो पॉलिसी है उत्तर प्रदेश सरकार की या जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनका वर्ष भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, एरोस्पेस एवं रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024। इसकी तिथि है 22 जनवरी 2025। और कहां से घोषणा किया जाता है? प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र से। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 5 वर्षों में 50,000 करोड़, क्या अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को बूस्ट करना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ को का इन्वेस्टमेंट लाना है। ठीक है, इससे 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित करना। तो यहाँ पे जो है वो 2 उद्देश्य की बात की जा रही है, एक इन्वेस्टमेंट और दूसरा जो है एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए यह प्रोग्राम जो है वो लाया गया, ये पॉलिसी लाई गई है। ठीक, रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य 2025-26 तक क्या है? तो उत्पादन को दोगुना करके 25 अरब अमेरिकी डॉलर करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है इस। और निर्यात को 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की डेट में डिफेंस सेक्टर में हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो जो एक्सपोर्ट है डिफेंस का वह 5 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। ठीक है, और 2025-26 तक जो उत्पादन है उसको दोगुना करना है और यह 25 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो ये जो है फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एरोस्पेस एवं रक्षा इकाई तथा रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024, इसकी घोषणा स्थल थी महाकुंभ प्रयागराज। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 2025। ठीक है, तो ये रिपीटेड है। ठीक है, फिर से देख लेते इसको। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय विरासत संस्थान जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, हम लोग बात कर चुके हैं। इसका मुख्य विषय कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। ठीक, नेक्स्ट, जनजाति सांस्कृतिक सम्मान 2025। ठीक है, तो जनजाति सांस्कृतिक जो ट्राइबल कल्चरल समागम है 2025, या जो है फरवरी 2025 में होता है। फरवरी 2025 में स्थान कहाँ रहता है? प्रयागराज का महाकुंभ नगर। ठीक है, तो देश भर में 15,000 प्लस, ठीक है, कितना? 15,000 से ज्यादा आदिवासी प्रतिभागी ने जो इसमें पार्टिसिपेट किया। इसका उद्देश्य था जनजातीय संस्कृति का संरक्षण और प्रदर्शन। जो ट्राइबल कल्चर है उसको जो है कंजर्व करना, संरक्षण और उसका जो है प्रदर्शन, परफॉर्मेंस करना जो है था इसका मेन उद्देश्य था। ठीक, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? प्रयागराज महाकुंभ नगर। अगला, उत्तर प्रदेश वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता हुआ है। ठीक, तो यह 3 जनवरी 2025 में एमओयू जो है साइन किया गया है। और विश्वविद्यालय का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस ग्रेटर नोएडा में स्थापित होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय है उसका जो कैंपस होगा ग्रेटर नोएडा में होगा। और यह ग्रेटर नोएडा का पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, तो ग्रेटर नोएडा में जो पहला विदेशी विश्वविद्यालय का कैंपस बनाया जा रहा है वह है वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय का। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। ठीक, ये भी जो है वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट में भी है ये फैक्ट। तो 26 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाता है। और इस अवसर पर
निजी उद्यमी जो जो निजी जो इंटरप्रेन्योर हैं, ठीक, तो निजी उद्यमी गारंटी योजना के तहत 2 गोदामों का लोकार्पण किया गया। ठीक है, तो जो निजी उद्यमी गारंटी योजना है उसके तहत 2 जो गोदाम हैं, एक है मंझनपुर मंझनपुर कौशाम्बी में, जिसकी क्षमता है 15,000 मीट्रिक टन की। ठीक है, और दूसरा है हरिहरपुर सुल्तानपुर में। ठीक, क्या, हरिहरपुर सुल्तानपुर में, और इसकी क्षमता है 5,000 मीट्रिक टन। तो ये जो 2 गोडाउन हैं इनका जो है लोकार्पण किया गया। एक है कौशाम्बी के मंझनपुर में, इसकी क्षमता है 15,000 मीट्रिक टन, और दूसरा है सुल्तानपुर के हरिहरपुर में, जिसकी क्षमता है 5,000 मीट्रिक टन। अगला, कुंभ वाणी चैनल का शुभारंभ। तो 10 जनवरी 2025 को प्रयागराज में कुंभ वाणी चैनल का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो आकाशवाणी का एफएम चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज पर इसको जो सुना जा सकता है। इसका उद्देश्य था महाकुंभ 2025 की गतिविधियों को प्रसारित करना। गारंटी मोचन निधि की स्थापना। अब हम बात करेंगे गारंटी मोचन निधि की स्थापना। यह 22 नवंबर 2024 को किया जाता है। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद के द्वारा इसको स्वीकृति मिलती है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की अद्यावधिक प्रतिदर्श योजना के अनुसार, ठीक है, इसको लाया गया है। इसका उद्देश्य राज्य द्वारा दी गई ऋण गारंटियों के जोखिम को संतुलित करना। नेक्स्ट, CII एग्रोटेक इंडिया, ठीक, या कृषि भारत 2024 के द्वारा जो है 15 से 18 नवंबर 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है खोला जाता है। आयोजनकर्ता होता है भारतीय उद्योग संघ CII। उत्तर प्रदेश में यह पहली बार आयोजित हुआ है और इसका मुख्य विषय था हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। फिर से देखिए, हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, 8वां दीपोत्सव 2024। तो ये जो है अयोध्या में इसका आयोजन किया गया 30 अक्टूबर 2024 को, और स्थान क्या था, राम की पौड़ी, अयोध्या। 1121 लोगों द्वारा सरयू आरती, 25.12 लाख दीपों के प्रज्वलन का विश्व कीर्तिमान, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित। आयोजनकर्ता पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश। प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया। ठीक है, तो जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मिला, नाम दर्ज हुआ, उसमें जो सर्टिफिकेट जारी हुआ वो माननीय मुख्यमंत्री को सौंपा गया। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, तो कीर्तिमान, जो विश्व कीर्तिमान, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है 25.12 लाख दीपों को जला के, ये हो सकता है। पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा लखनऊ में इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो कब शुरुआत की गई, 9 नवंबर 2024 को। स्थान क्या है, लखनऊ। तो इसका शुभारंभ योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया, जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा, और यह उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा है। ठीक है, तो पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा। तो इसका उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूलन सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए फर्स्ट डबल डेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सेवा प्रारंभ की गई। कहां, लखनऊ में। कुंभ सहायक चैटबॉट महाकुंभ प्रयागराज 2025। यह उत्तर प्रदेश का पहला AI आधारित चैटबॉट है। श्रद्धालुओं को 10 से ज्यादा भाषाओं में लिखित और मौखिक जानकारी देने के लिए इसको लाया गया था। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सहायता के लिए प्रयागराज में इसका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क झिंझान गांव
कैराना तहसील शामली में, ठीक है, नवंबर 2024 में इसको स्थापित किया गया। इसकी लागत 726.61 करोड़। यह पार्क उत्तर प्रदेश वस्त्र और गारमेंट नीति 2022 के तहत विकसित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, 4 नवंबर 2025 को वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु विश्व बैंक, इस संस्था का नाम याद रखिएगा, विश्व बैंक से पोषित यह परियोजना है। और इस परियोजना की अवधि है 2024-25 से लेकर 2029-30 तक, ठीक है। कुल लागत 2741.53 करोड़ है, ठीक है, 2741.53 करोड़। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी नामक विशेष परियोजना वाहन स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन किया गया है, ठीक है। तो जो एसपीवी क्या है, उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रिपल पी मोड मेडिकल कॉलेज, ठीक है, तो ट्रिपल पी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे आधारित पहला जो मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश का, उसको महाराजगंज में खोला जाएगा। 25 अक्टूबर 2024 की यह तिथि थी उद्घाटन की, खोल दिया गया है। केएमसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इसका नाम रखा गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर यह आधारित राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित मेडिकल कॉलेज कौन सा है, ठीक है। तो केएमसी नाम रखिएगा और जगह का नाम याद रखिएगा, महाराजगंज, ठीक। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र बागपत, ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र बागपत 4 नवंबर 2024 को यह बागपत में हरियाखेड़ा ग्राम, ठीक, हरियाखेड़ा ग्राम में जो है इसको यह केंद्र स्थापित किया गया है। यह 1.0690 हेक्टेयर ग्राम सभा द्वारा पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किया गया, ठीक है। तो वहां की जो ग्राम सभा है हरियाखेड़ा ग्राम सभा, उसने 1.0690 हेक्टेयर जो है वो भूमि प्रदान की है। और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योग एवं आरोग्य केंद्र स्थापित करना है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 1 अक्टूबर 2024 को यह अभियान जो है स्टार्ट किया जाता है। और इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष लाखों युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करना। अगले 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है, ठीक है। तो जो माइक्रो यूनिट्स हैं इंडस्ट्री के, उसको जो है स्टेबलाइज करना, कितना, अगले 10 वर्षों में 10 लाख। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र संचालन की केंद्रीय एजेंसी होगी, ठीक। तो जो संचालन की जो मेन जो एजेंसी होगी क्या, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन जो केंद्र है वो। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी को उद्योग का दर्जा, ये कब मिलता है, 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी जनित सेवाओं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, उनको उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया। इससे क्या होगा, इससे निवेश, रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024, 1 अक्टूबर 2024 की यह नीति उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने इसकी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य में हरित एवं टिकाऊ बायोप्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देना है। अगला, मोटे अनाज क्रय नीति निर्धारण प्रस्ताव 2024-25, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप रखिए वेरी इंपॉर्टेंट में। यह है तिथि 1 अक्टूबर 2024। इसमें मोटे अनाज बोले तो मक्का, बाजरा, ज्वार, मक्का, बाजरा, ज्वार,
कि क्रय नीति को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। तो मोटे अनाज, मक्का, बाजरा और ज्वार, इनको क्रय नीति को किसको, जो मंत्रिपरिषद है उसने इसको स्वीकृति दिया है। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको निर्धारित किया गया है। मक्का के लिए कितना, मक्का के लिए 2225 रुपए पर क्विंटल, बाजरा के लिए 2625 रुपए पर क्विंटल, ज्वार जो हाइब्रिड है उसके लिए 3371 रुपए पर क्विंटल, और ज्वार जो माल दांडी है उसके लिए 3421 रुपए पर क्विंटल। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इन फूड ग्रेन्स का, प्लीज इन मोटे अनाजों का एकदम रट के रखिए। और आरओ के एग्जाम में एग्रीकल्चर से संबंधित जो तथ्य होते हैं और उसके आर्थिकी से संबंधित जो तथ्य होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो यह जो है आरओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। मक्का 2225 रुपए पर क्विंटल निर्धारित किया गया है एमएसपी, बाजरा के लिए 2625 रुपए पर क्विंटल, और ज्वार जो हाइब्रिड वैरायटी है उसके लिए 3371 रुपए पर क्विंटल, और ज्वार जो मालदांडी है उसके लिए 3421 रुपए पर क्विंटल। अब हम लोग बात करेंगे सिमिकॉन इंडिया 2024। ठीक है, तो इसका आयोजन जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया था 11 से 13 सितंबर 2024 को। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर आधारित राष्ट्रीय सम्मेलन व प्रदर्शनी थी। इसकी थीम रखी गई थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। क्या, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, और अत्याधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है, अत्याधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश गवर्नेंस के हिसाब से जो है यह एक एक्ट लाया गया है। यह एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट को देखिए, तो एक्ट है क्या, तो उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024। तो जो आरओ का एग्जाम होने जा रहा है 27 जुलाई 2025 को, इसका इतिहास एक बार देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 27 जुलाई 2025 का जो एग्जाम होने जा रहा है वह री एग्जाम है। इसका मतलब यह एग्जाम एक बार और हो चुका है। ठीक है, तो कब हो चुका है, तो 11 फरवरी 2024 को, लेकिन यह एग्जाम पेपर आउट होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया। ठीक, और वही एग्जाम 27 जुलाई 2025 को होने जा रहा है। तो अगर पेपर सेटर के दिमाग में आ गया तो इस अधिनियम से प्रश्न पूछ सकता है। तो प्लीज इस अधिनियम के जो जो प्रावधान हैं, जो जो बातें हैं, वो आप देख लीजिए। ठीक, तो देखिए, यह विधानसभा में 30 जुलाई 2024 को पारित हुआ। राज्यपाल की मंजूरी कब मिलती है, 6 अगस्त 2024 को। यह अधिनियम 1998 के पुराने अधिनियम में संशोधन करता है। इसका उद्देश्य क्या है, पेपर लीक, नकल, अन्य अनियमितताओं पर सख्त रोक लगाना। ठीक है, देखिए, पेपर लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं पर सख्त रोक लगाना। अब इसमें सजा की बात किया जाए, अधिकतम आजीवन कारावास है, मृत्युदंड नहीं है, आजीवन कारावास है, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी है। ठीक, जिन परीक्षाओं को अधिनियम में शामिल किया गया है वो परीक्षाएं भी देख लीजिए। यूपीपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं, यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी जिसको आप लोग बोलते हैं, वो सारी परीक्षाएं, राज्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सारी परीक्षाएं, सरकारी नौकरी से संबंधित सारी परीक्षाएं। ठीक, तो इन परीक्षाओं को आप देख लीजिएगा। ये मत समझिएगा केवल जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ही परीक्षाएं, नहीं, ये सब यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो, और सरकारी नौकरी से संबंधित जो भी परीक्षाएं, सबके लिए यह कानून है। यदि परीक्षा संस्थान एजेंसी दोषी पाई जाती है, ठीक है, अगर ये संस्थान ही दोषी पाया जाए जो परीक्षाएं करा रही, तो उनके लिए क्या बात कही गई है, तो उससे पूरा वित्तीय बोझ वसूला जाएगा।
ठीक है। तो अगर एजेंसियां ही परीक्षा कराने में त्रुटिपूर्ण तरीका अपनाती हैं तो पूरा जो फाइनेंशियल बर्डन होगा, जो भी खर्चा हुआ होगा, वो उन्हीं से वसूला जाएगा। तो एक बात ये हो गई। उसके बाद उनको ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रावधान है, मतलब कि वो जो एजेंसी होगी वह एग्जाम नहीं कराएगी। ठीक है। तो ये जो संस्था है, जिस एजेंसी को जो है एग्जाम कराने का जो है जिम्मा सौंपे, ठीक, या जहां से पेपर प्रिंट करा रही हो, ठीक, वो जो प्रिंटिंग प्रेस हैं, वो सब जो है ब्लैक लिस्ट में आ जाएंगे और उनको जो है वित्तीय वित्तीय बोझ भी झेलना पड़ेगा। छात्रों को करवास या जुर्माना नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इसमें छात्रों को करवास या जुर्माने का प्रोविजन नहीं है। अगर छात्र दोषी पाए जाते हैं तो उनका परीक्षा परिणाम रोका जाएगा। ठीक है। क्या उनका परीक्षा परिणाम रोका जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। और इसके साथ 1 वर्ष तक परीक्षा में भाग लेने से वंचित किया जाएगा। तो अगर कोई स्टूडेंट इसमें दोषी पाया जाता है तो उसको जो है 1 साल परीक्षाओं से जो है वंचित रखा जाएगा। उसके लिए कोई जो है सजा या कारावास की प्रोविजन इसमें नहीं दिया गया है। और अगर उनका जो रिजल्ट आने वाला है वह रिजल्ट भी रोक लिया जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल गोरखपुर। ठीक। तो यह जो है 7 सितंबर 2024 को ये उद्घाटन होता है। यह उद्घाटन जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो 176 करोड़ का लागत से बना है। यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल होगा। ठीक है। तो अगर पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल पूछा जाए तो आप बताइएगा क्या? उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल गोरखपुर में जो स्थापित है। ठीक है। यह कक्षा 6 से लेके 12 तक के आवासीय शिक्षा उपलब्ध होगा। पहला सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में 1960 में लखनऊ में स्थापित हुआ था। ठीक है। और किसके द्वारा? डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा। तो जो पहला सैनिक स्कूल था वह उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थापित किया गया था 1960 में डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा। और अभी जो है गोरखपुर में सैनिक स्कूल खुला है और यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल है जिसकी उद्घाटन 7 सितंबर 2024 को उस समय के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ उनके द्वारा किया गया था। और इसकी लागत कितनी है? 176 करोड़। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 6 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ? कैंपियरगंज महाराजगंज में। ठीक है। उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। विश्व का पहला केंद्र जो एशियाई किंग, इस स्पीसीज का नाम याद रखिएगा, एशियाई किंग गिद्ध के संरक्षण हेतु समर्पित है। और यह गिद्ध गंभीर रूप से लुप्त प्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। किस में आता है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। और कुल जो क्षेत्रफल है वह है 5 हेक्टेयर। कितना है? 5 हेक्टेयर। नेक्स्ट, रोड टू स्कूल कार्यक्रम गोरखपुर 20 अगस्त 2024 को इसका जो आयोजन किया गया, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इसका उद्घाटन गोरखपुर से शुभारंभ है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है। ठीक है। तो कौन सा मिशन है? निपुण भारत मिशन। स्कूल चलो अभियान का एक यह आधुनिक रूप है। बच्चों की शिक्षा, उपस्थिति और दक्षता बढ़ाने पर यह केंद्रित है। ठीक है। तो रोड टू स्कूल कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वह गोरखपुर से 20 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। और यह निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया प्रोग्राम है। और यह स्कूल चलो अभियान का ही एक आधुनिक रूप है। इसमें बच्चों की शिक्षा, उपस्थिति और दक्षता बढ़ाने पर इसमें बात की गई है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024, इसका आयोजन 25 से लेकर 29 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा में किया गया। यह दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण 21 से लेकर 25 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया था। ठीक है। और इस वर्ष की थीम रखी गई थी शोरिंग का अद्वितीय गंध। ठीक है। शोरिंग का अद्वितीय गंध। ठीक है। वियतनाम ने इस वर्ष पर्यटन पार्टनर कंट्री के रूप में भागीदारी की थी। ठीक। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राजधानी और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023।
2024। 6 अगस्त 2024 को अधिनियम में राज्य राजधानी क्षेत्र जो स्टेट कैपिटल रीजन है उसका गठन का प्रावधान है इसमें, और यह एनसीआर के तर्ज पर लाया गया है। इसमें जो 6 जिले शामिल किए गए हैं, कौन? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। ठीक, एक बार मैं बता दूं, ये जो है इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए। एससीआर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 6 जिलों को शामिल किया गया है। वह 6 जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। कुल क्षेत्रफल जो है 27,826 वर्ग किलोमीटर। कितना? 27,826 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। क्या है? लखनऊ। और इस प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव। ठीक, जो चीफ सेक्रेटरी हैं ये इसके उपाध्यक्ष होंगे, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। यह 27,826 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और इसमें 6 जिलों को शामिल किया गया है, और ये 6 जिले आपको रट के रखना है: लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। ओके, इसी के साथ उत्तर प्रदेश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट हो सकते हैं उसका वीडियो यह कंप्लीट होता है। और आगे चल के कुछ और अच्छे अगर फैक्ट्स मिलते हैं इससे रिलेटेड तो उस पर और वीडियो आएगा। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।